उधर का ऑन करो। ट्यूशन हो सकती है, ट्यूशन कल हम लोग यहाँ तक हो गया था ना। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 6। कौन पहला? संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन और छठा अपचयन। लेकिन कोई अगर क्वेश्चन उठाता कि बुक में ये दोनों साथ में है ना, हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे तो 6 नहीं मारना, ऑप्शन में कितना मारना है? 5 मारना है। अब एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं सारे का सारा। यानी कि पहला संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया, अब संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसे नहीं ना होगा, डेफिनेशन क्या है तो बताओ, अपने अपना कॉपी सामने रखो। दो पदार्थ आपस में मिल जाते हैं इसमें। संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, याद रखना, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद अगर बनाते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे बोला कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अगर हम लोग समझे थे ना अभिकारक उत्पाद क्या क्या होता है। जैसे सिंपल से एग्जांपल ले रहे हैं कि ए और बी मिलकर, ए और बी मिलकर क्या बनाते हैं? सी बनाते हैं। यानी कि एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक। क्या हुआ? अभिकारक। और ये क्या हो गया? उत्पाद। यानी कि हमारा दो पदार्थ मिलकर मिलते हैं उसे वो अभिकारक कहते हैं, जो मिलके दूसरा नया बनाते उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर ले तो एग्जाम्पल में हो सकता है C+O2, यानी इसी से क्या होता है? कार्बन। तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन हो गया और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और एग्जांपल हो सकता है A+O2 दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। इसी को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। समझ आ गया? डाउट? अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा कौन सा है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसका उल्टा माना, इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट होता है। जैसे देखो संयोजन में क्या था कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब वियोजन में क्या होता है कि एक अभिकारक उठकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखना, मान लो एक अभिकारक उठकर, यानी कि ए था मान लो अभिकारक, अब ये टूटा, किसमें बना? बी और सी में। तो एक अभिकारक उठकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनना, ये जो वियोजन अभिक्रिया है। जैसे ए टूटकर क्या बना? बी और सी। जैसे एग्जांपल इसको हम केमिस्ट्री प्रोफेसर इसे ध्यान देना। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग CO2 को तोड़ेंगे, CO2 को अगर तोड़ेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ेंगे, किसमें टूटेगा? C अलग और O2 अलग हो जाएगा ना। इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और संयोजन
तीसरा कौन सा है? वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन। और तीसरा कौन सा है? प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। याद रखना वियोजन तो होते ही है जब एक पदार्थ मिलकर दो या दो से नए पदार्थ में बनता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में कितने पदार्थ होते हैं? 3 प्रकार के, उष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अब तीनों के एक करके समझना है, तीनों के एक करके यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग। वियोजन सबसे पहले देखो उष्मीय वियोजन क्या होता है। उष्मीय वियोजन यहाँ से पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा उष्मा। इसका मतलब उष्मा का मतलब क्या होता है? हीट, गर्मी, ये हो सकता है, हीट अलग हो सकता है। वैद्युत का मतलब नाम से पकड़ो, करंट होगा, विद्युत होगा। और प्रकाशीय का मतलब प्रकाश होगा, तीन होगा। तो अब देखना उष्मीय वियोजन किसे कहते हैं। तो अभिकारक का उष्मा यानी कि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि अभिकारक जो होगा, अगर अभिकारक को हम लोग इतना गर्म करेंगे तो वह किसी नए पदार्थ में क्या होगा? टूट जाएगा किसी दूसरे पदार्थ में। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उष्मीय वियोजन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हम लोग लिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब ये है अभिकारक। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे? उष्मा देंगे। क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे? उष्मा देंगे। उष्मा का मतलब जो गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि किसमें टूट जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CaO और CO2। यानी कैसे समझो? मैं उष्मीय वियोजन का सिंपल भाषा, उष्मा के अभिकारक में, यानी कि अभिकारक का उष्मा के द्वारा किया गया वियोजन, यानी कि गर्मी के द्वारा किया गया वियोजन। जैसे ऐसे जैसे मान लो यह एक पदार्थ है, अब इसको हम इतना गर्म किए कि गर्म किए तो ये एक से ज्यादा पदार्थ में बन गया। मतलब ये A और दूसरी नंबर क्या बोलते हैं? देखो मान लो एक पदार्थ है, एक पदार्थ है, एग्जाम्पल लेते हैं, एक पदार्थ है। इसको हम लोग इतना गर्म करेंगे ये दो नए पदार्थ में टूट जाएगा, यानी कि दो नया पदार्थ A और C में टूट जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट एक मान लो पदार्थ है, यहाँ इसको उष्मा यानी कि गर्म किए, किसमें बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसके द्वारा वियोजन हुआ? किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा हुआ ना। अब आते हैं लोग वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं? यानी कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन। विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण जो भी वियोजन होता है पर उसे क्या कहते हैं? उसमें वैद्युत वियोजन। इसका हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे H2O, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करंट देंगे ना, करंट ही देंगे ना, वैद्युत देंगे, विद्युत करंट देंगे। अब करंट देने की किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा? अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में
ऊष्मा के कारण होने वाला वियोजन, वैद्युत वियोजन, विद्युत से विद्युत धारा के प्रवाहित से होने वाला वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन। अब आता हूँ तीसरा पे। ये तीसरा किसका था? वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार था, लेकिन अभी तो हम एक्चुअल में 6 में से 5 में से 6 में से कितने पढ़े हैं? एक और दो। अब आते हैं तीसरा पे। तीसरा कौन सा है? तीसरा विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा ध्यान से विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं? त्याग देते हैं। क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं। वैसे समझो कि मान लो 3 दोस्त हैं, ऐसे समझो सिंपल समझो 3 दोस्त हैं और समझ लो विस्थापन। याद रखना विस्थापन में क्या होता है, इसका परिभाषा क्या होता है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देते हैं? अपने से दूर हटा देते हैं, मतलब दूर हटा देते हैं। ऐसे समझो कि 3 दोस्त हैं, अब ये 2 पैसे वाले हैं, पैसे वाले, और ये क्या है? कम पैसा वाला। कम पैसा वाला है। इन दोनों क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? हटा देंगे। यानी कि दोनों मिलकर तीसरे को क्या करेंगे? हटा देंगे। इसी को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तब सेम यहाँ है, बस यहाँ आदमी ने यहाँ पे क्या लेना? तत्व लेना है। जैसे देखो क्या लेना है, इसका अंदर का वेरिएबल, जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं। Ap प्लस Cu SO4 यानी कि लोहा और कॉपर सल्फेट। ध्यान देना, बहुत अच्छा पॉइंट है। लोहा और कॉपर सल्फेट जब ये एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, क्या करेंगे? यानी कि लोहा है वो सल्फर से क्या होगा? जुड़ जाएगा और कॉपर को क्या करेगा? अकेला छोड़ देगा। एकदम सेम है। यहाँ पे 2 है, एक कम पैसा वाला है, तो कम वाले को छोड़ देता है। सेम यहाँ पे मान लो लोहा है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, तो जब एक दूसरे से अभिक्रिया होगा, मान लो यहाँ पे अगर अभिक्रिया हो जाए, यहाँ पे अभिक्रिया होता है, तो ये दोनों यानी कि लोहा किससे मिल जाएगा? यानी कि पैसा वाला किससे मिल जाएगा? पैसे वाले से, और कम पैसा वाला को क्या करेगा? हटा देगा। यानी कि अगला जो बना, क्या बना? लोहा और SO4 बना, और किसको अलग कर दिया? कॉपर को अलग कर दिया। यही विस्थापन अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया यानी कि इस अभिक्रिया में कम क्रियाशील तत्व, सॉरी अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं? अपने से दूर हटा देते हैं, उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? हटा देना, हटा देते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बताओ? नहीं समझ में आया किसको? नहीं, कहाँ से बताओ? ये वाला पीछे से कैसे? 1 2 3, ध्यान समझना। 1 2 3, 3 दोस्त हैं। 1 2 3 दोस्त हैं, ठीक है? ये पैसा वाला, ऐसे समझो। अब इसको फिर से चेंज करते हैं। ये पैसा वाला है, ये मान लो गरीब है, और ये पैसा वाला है। ऐसे अलग अलग समझो। ये पैसा, लोहा पैसा वाला है, सल्फर पैसा वाला है, कॉपर गरीब है, ये पैसा वाला है,
अब ये सल्फर दोनों पैसे वाले, तो आगे जाकर दोनों क्या हो गए, दोनों पैसे वाले एक जगह हो गए। अब बिना पैसे वाले को गरीब को क्या कर दिए, अलग कर दिए। यानी लोहा सल्फेट के साथ में क्या हुआ, जुड़ गया पैसे वाले के साथ में, और पैसा वाला को क्या किया, बाहर निकाल दिया। अब समझ में आया? कभी डाउट? लोहा और कॉपर को मिलना चाहिए था। लोहा और कॉपर को मिलना चाहिए था। ये बना लोहे का सल्फेट बन गया, यानी कि एक बॉस बन गया बिलियन लोहे का सल्फेट। एक ई में कोई भी परमाणु संख्या नहीं दर्शाया गया है। अब SO में यानी कि सल्फेट में सब कॉपर सल्फेट ऐसे इसका सूत्र ही होता है। अगर तुमसे कोई सूत्र पूछ ही देगा कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो ये CuA सूत्र को नहीं बताना होता। ये मान लो इफेक्टिव सूत्र ही है। जैसे ऑक्सीजन के दो अणु हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा। हाइड्रोजन के कहीं कहीं हो जाता है, कहीं नहीं भी होता है, कहीं हो जाता है। ऑक्सीजन के दो अणु साथ में रहते हैं, ये दिखाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कॉपर सल्फेट का अगर तुमसे कुछ सूत्र पूछेगा तो तुम CuS को नहीं बताओगे, क्या बताना पड़ेगा, CuSO4 बताना। तो जो यानी कि जो एक जैसा होता है उसी को नहीं मिलाते हैं। वो जरूरी नहीं है। हाँ एक जैसा है, जैसे कि अब जैसे कि लोहा कॉपर दोनों एक जैसा है, ये तो मान किसी प्रकार का सल्फेट है, लेकिन उस तरीका का देखे जाए कि धातु धातु के साथ भी मिलेगा, तो वहाँ पे एक कंडीशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे एक कंडीशन नहीं हो रहा है। यहाँ बस ये हो रहा है कि कौन जाके किसके साथ में मैच कर जाएगा, बस ये वाला तरीका बताएं। पैसा पैसा वाले के साथ ऐसा ऐसे समझना है। एक ECU नहीं मैच करेगा। नहीं नहीं तो हो नहीं पा रहा है। तो मान लो ACU करेंगे लोहा कॉपर, ऐसा दिखाते हैं कॉपर सल्फेट है। अगर है तो फिर ये भी नहीं कॉपर सल्फेट होगा, इसको होना चाहिए, Fe नहीं होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए। ये लोहा कॉपर एक जगह मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, ऐसा समझो। मतलब ऐसे समझो कि पैसा वाले के पास में गरीब इंसान बैठ ही नहीं सकता, ऐसे समझो, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस चीज को। यानी कि पैसे वाले के पास में गरीब इंसान बैठ ही नहीं सकता, उसको हिम्मत ही नहीं है बैठने की, हिम्मत ही नहीं होता मुझसे। सच्चाई है। तुम खुद देखो ना, अगल बगल फील करो, महसूस करो, जो बहुत ज़्यादा पैसा वाले होगा क्या उसके सामने कोई नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा। वो उसके अंदर कुछ उतना क्षमता ही नहीं आएगा। वही गलत बात हो गया, लेकिन हर जगह 1% एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। समझ में आ गया? कोई डाउट? यहाँ पे कोई डाउट? चलो अब आगे देखते हैं। घसे के तब अब 3 पढ़ लिए, 3 और पढ़ना है। आज चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए, हो जाएगा। दोनों क्लियर है? जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ तुरंत पूछना, जस्ट एकदम फिर आगे बढ़ जाना हो लड़का
बहुत इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में 2 ही थे कुछ चैप्टर बहुत जरूरी है। यार इंस्टाग्राम पे दे रहा था ना, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर ज्यादा इम्पोर्टेंट। पहला हाँ पहला और तीसरा, नहीं दूसरा। दूसरा को कोई तीसरा को रिप्लेस कर सकता है तो दूसरा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। हाँ ये वाला ये हाँ, हमने चार एटम लगा, तो उस अगर हिसाब हमने से 4 पढ़ना एटम है। लगा तो कोई रिप्लेस कर सकता है, उसकी जगह पे कोई अच्छा चैप्टर बन सकता है तो तीसरा बन सकता है। कार्बन एटम के यौगिक, सॉरी धातु और सर उसमें पूरा पढ़ा रहा था, वो लोड नहीं हो रहा है मुझसे, कैसे होगा लोड? धातु का। लोड कैसे होगा? ये ग्रुप में जाएगा ना, देख लेना बैठ कर आप 4 बार करके देखते रहो, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक देखते रहना। ग्रुप में भी डालिएगा। हाँ, कब डालिएगा? ग्रुप से पढ़ाइए ना सर घर पे, तो कैसे पढ़ने के लिए मन नहीं करता है। हाँ ग्रुप से पढ़ाइएगा। चलो पानी दे दो, तो पानी दो। काश सर आपको ना पैसा देना चाहिए, आपको बोला लगा तो ऐसे ऐसे डेली आओगे तो मान से छोड़ भी तो उतना ही रंगीला है बाबा। बात सही है, जो और टाइम देखेगा तो यूट्यूब वाला देखिएगा, बताओ अच्छा मार्केट से बात छोड़ दीजिए, भाई 18 का पॉइंट भेज देना। जो वीडियो देखिएगा ज़्यादा नहीं 5-5 रुपये भेज देना, 5-5 रुपये में हो जाएगा। अगर 150 आदमी भेजेगा 200 आदमी तो जोड़ो, अगर 200 व्यक्ति तो 200 बचे 1000 रुपये हो जाएगा। 1000 रुपये तो बहुत बन ही जाएगा। गरीबी है मेरे पास। बोले कि सबके पढ़ा रहा है कि इंजॉय ऐसा मांग रहा है, ये जो बोलेंगे पढ़ा रहे हैं कि पैसा मांग रहे हैं। ये मत ना करो पढ़ा रहे हैं। चलो आगे देखते हैं चौथा। चौथा कौन सा अभिक्रिया है? डबल डिस्प्लेसमेंट द्वि विस्थापन। चौथा कौन सा विस्थापन है? द्वि विस्थापन, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल। मुझे पढ़ेगा पता नहीं चलेगा ऐसे। यानी कि द्वि विस्थापन, देखो विस्थापन द्वि विस्थापन में एक अंतर है। विस्थापन में एक को हटाया जाता है और द्वि विस्थापन में 2 को हटाया जाता है। सिंपल। जैसे ऐसे मान लो कि 4 दोस्त होंगे, 2 अमीर होगा, 2 गरीब होगा, जो गरीब होगा दोनों को हटा देगा। समझ में आ गया ना? क्या बोल हमारे से चलो देख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन बता दो, द्वि विस्थापन का क्या होता है परिभाषा। तो इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इस अभिक्रिया में इसमें भी वही होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, लेकिन कितने तत्वों को? 2। सेम वही है, वही परिभाषा है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं? हटा देते हैं, लेकिन कितने? 2। एग्जाम्पल से समझो, इसका एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा Na2SO4 Na2SO4 सोडियम सल्फेट हो गया प्लस BaCl
क्लोरीन के साथ। अब Ba किसके साथ में मिल जाएगा? सल्फेट के साथ, SO4 के साथ। वहां पे एक विस्थापित और हो रहा था, अब यहाँ पे डबल हो रहा है। जैसे कि Ba किससे जाके मिल जाएगा? SO4 से, और सोडियम किससे मिल जाएगा? क्लोरीन से मिल जाएगा। सोडियम क्लोरीन से मिल जाएगा। समझाया? यानी कि उस वाले में एक हट रहा था, इस वाले में डबल डबल। यानी कि कोई मतलब कि एक पदार्थ दूसरे से मिल रहा है और फिर दूसरा जाके एक पदार्थ दूसरे से मिल रहा है और तीसरा किससे मिल रहा है? चौथा से मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ गया ना? आगे देखते हैं। अगला है पांचवा कौन सा था? पांचवा उपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन अभिक्रिया क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया के ऊपर डिफिनेशन देखो, परिभाषा समझ में आ गया तो समझो कि 60% क्वेश्चन बन गया। जैसे ध्यान रखना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना और हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है। जैसे ध्यान देना कि कोई पदार्थ है, जैसे ध्यान देना यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे ये पदार्थ है, ऐसे समझो। डिफिनेशन क्या है? कि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना और हाइड्रोजन का क्या होना? ह्रास होना। ह्रास का मतलब घट जाना, कम हो जाना, उपचयन कहलाता है। एग्जांपल जैसे ध्यान देना, जैसे C+O2 यानी कि कार्बन प्लस O2। अब दिमाग लगाओ, आगे जाके क्या बना? CO2 बना ना। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे कार्बन का वृद्धि हुआ या फिर ह्रास हुआ? यहाँ पे कार्बन का वृद्धि हुआ या फिर ह्रास हुआ? मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर चयन हुआ या फिर अपचयन हुआ? जैसे यहाँ पर चयन कैसे? अब ध्यान देना, अभी उपचयन का परिभाषा क्या देखे थे? किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे C अलग था, यहाँ पे O अलग था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ गया? कार्बन। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन के साथ में क्या हो गया? ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ ना। यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल था, लेकिन जैसे अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ? यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हुआ? किसी पदार्थ में वृद्धि हुआ है, इसी को उपचयन। अब इसका उल्टा क्या होता है? अपचयन। छठा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है कि पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि, ध्यान देना, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। जैसे ध्यान देना, एग्जांपल CuO प्लस यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ? मान लो अभिक्रिया हुआ, मान लो ऊष्मीय के कारण अभिक्रिया हुआ, ऊष्मा के कारण अभिक्रिया हुआ। अब यहाँ पे क्या बनेगा? ध्यान ये रखना है कि अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन का वृद्धि होना और ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन कहलाता है। तो हाइड्रोजन का क्या ना वृद्धि, इसलिए मतलब जाहिर सी बात है 100% हाइड्रोजन में कोई ना कोई जुड़ेगा। तो कौन जुड़ेगा? साफ दिख रहा है, वो भी जुड़ेगा, क्योंकि H2 अगर हाइड्रोजन में O जुड़ता है तो चल रहा है। तो अगला आगे जो अभिक्रिया हुआ ऊष्मा के कारण तो क्या बना? Cu+H2O। अब यहाँ पे क्या हुआ? अपचयन हुआ कि उपचयन हुआ? अपचयन हुआ। अपचयन क्यों हुआ? इसलिए अपचयन हुआ क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले था, लेकिन जैसे अभिक्रिया हुआ यहाँ ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन क्या हुआ? यानी कि हाइड्रोजन का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। एक बार
अब जैसे डिफिनेशन देखो, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि होना ऊंचाई कहलाता है, और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना अवचल कहलाता है। जैसे यहाँ पर समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखो तुमसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऊंचाई तथा अवचल में क्या अंतर होता है। समझ गया ना? आगे देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उच्चारण अभिक्रिया के प्रभाव, इसका मतलब कि हमारे जीवन में भी क्या होता है, उच्चारण अभिक्रिया होता है। जैसे संचारण, जैसे संचारण क्या होता है, किसी भी चीज में जंग लग जाना ना। जैसे एग्जाम्पल समझो या फिर भाषा समझो कि जब कोई धातु यानी कि धातु जैसे लोहा ले लो, लोहा जब कोई धातु आर्द्रता, वायु या पानी या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो उसमें क्या चढ़ जाता है, धातु संचारित हो जाती है। जैसे देखो लोहा मान लो रखा हुआ है, खुद महसूस करो, घर पे या छत पे मान लो कुछ रखा हुआ रहता है, ये मान लो लोहा का पदार्थ है, ये लोहा का पदार्थ है, ठीक है। अब ये छत पे रखा हुआ है, ये नमी के कारण, मान लो नमी के कारण, नमी या वायु के कारण इस लोहा में धीरे धीरे क्या होता है, जंग लग जाता है ना। और जंग लगने के कारण इसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संचालन कहते हैं। समझ में आ गया ना? जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर मान लो जैसे में लिख देते हैं, लोहे पर जंग लगना, ये भी संचालन का उदाहरण है। और क्या हो सकता है, तांबे पर यानी कि चांदी पर काली परत चढ़ना, ये भी संचालन का उदाहरण है। तीसरा हो सकता है क्या, तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी संचालन का ही उदाहरण है। समझ में आया तो बोलो। और दूर विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, उच्चारण अभिक्रिया, अपचारण अभिक्रिया और संचारण में कोई दिक्कत है तो बोलो। ये संचारण के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये संचारण के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। वे भी 3 को बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तीनों को देखते हैं क्या करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया ना? कोई डाउट है तो बोलो, किसी को दिक्कत? भैया दया करना, ठीक है? बोर्ड टूटा हुआ है। ये अपना ट्यूशन वाला बच्चा, अपना ट्यूशन वाला सब बच्चा, और बोलो बुल्ली फुल लाए। सर कोई पढ़ेगा तो कहेगा ना पूरी पढ़ा रहा है।
लेके जाना है, क्या कपड़ा लेके जाना है, कौन सा हाथ में लेकर जाए। बाप रे। अब आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बट अभी तो जस्ट ही देखे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं? 6। लेकिन तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखिए, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो ऐसे 6 का पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, उच्चयन और अपचयन। लेकिन यहाँ किसके आधार पर? तापमान के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 होते हैं। पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान से डेफिनेशन समझना। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जैसे 7 होगा ना, 8 होगा ना। तो वैसे देखो, अगर टोटल को ऐड करेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं? तो उस प्रकार इधर 5 हो गया और 2 इधर हो गया, 5 2 7। अगर यहाँ उच्चयन अपचयन को अलग लेते हैं तो 8। लेकिन यहाँ किसके आधार पर बोल रहा है? टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर। तापमान के आधार पर कितने होते हैं? 2। पहला ऊष्माक्षेपी और दूसरा ऊष्माशोषी। तो पहले देखते हैं ऊष्माक्षेपी क्या होता है। सिंपल है, ऐसे समझना कि इसमें भी अभिकारक मिलकर नया उत्पाद का निर्माण करेंगे, लेकिन साथ में और क्या निकलेगा? ऊष्मा। साथ में और क्या निकलेगा? ऊष्मा। जैसे ध्यान देना है आपको, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा कि CH4, जैसे देखो CH4, ठीक है, और इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ध्यान देना, ये मीथेन गैस है CH4। अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पहली बात ये बनेगा क्या? CO2। CO2 बना, और क्या बनेगा? H2O, और साथ में क्या मिलेगा? लास्ट में ऊष्मा, हीट भी निकलेगा बहुत ज्यादा मात्रा में। पहला कौन? ऊष्माक्षेपी या पहला ऊष्माक्षेपी। पहला ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। चलो यहाँ पे ध्यान देना फिर से। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे CH4 है, मीथेन गैस है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल भी मिलेगा, और साथ में बहुत ज्यादा हीट मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा, गर्मी मिलेगा। समझ में आया? अब दूसरा देखते हैं। सब समझ में आ गया कि वो सूत्र वाला लिखे है ना, एक और टॉपिक समझ में आ गया। कौन सा सूत्र? ये सब चारों। ये देखो CH4 है, एक मीथेन गैस होता है, गैस, ऑक्सीजन भी गैस है। अगर दोनों को हम लोग मिलाएंगे, चाहे इसमें विद्युत देंगे, प्रकाश देंगे, जैसे भी देंगे, जो भी देंगे, ठीक है, तो क्या क्या बना सकता है? जैसे ऐसे समझो कि अगर A और B को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हो सकता है C बने, हो सकता है C बने। तो मीथेन गैस को यानी CH4 को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, पानी का भी मात्रा थोड़ा सा मिलेगा, और साथ में क्या निकलेगा? बहुत मात्रा में हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा। लेकिन H4 ना है तो H2 कहां से? अभिक्रिया हाइड्रोजन टूटा यार, हाइड्रोजन ऐसा तो टूटा। वहां बन गया। अब इसको संतुलित कहां बोलेगी? संतुलित हो रहा है, संतुलित ये नहीं करना है, एक एग्जांपल के थ्रू बता रहे हैं। ये फार्मूला होता है CH4 मीथेन गैस का। सर देखिए इसमें नहीं बोल रही है। दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी
अभिक्रिया उष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जांपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से समझना, ध्यान से ध्यान देना। उष्मा शोषी अभिक्रिया का परिभाषा क्या होता है? ध्यान देना कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर दिमाग थोड़ा सा लगाएगा तो तुम्हारा आंसर मिल गया। जिन पदार्थ मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए, अभिकारक कौन होता है? इधर वाला होता है ना, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। अभिकारक को तोड़ने के लिए विद्युत या तो प्रकाश या तो फिर उष्मा की जरूरत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जैसे इसका एग्जांपल कैसे, तो याद करो पीछे कि वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन? पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा वैद्युत वियोजन, और तीसरा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन। अब फिर से ध्यान से समझना कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए उष्मा, वैद्युत और प्रकाश की जरूरत होता है, उसको क्या बोलते हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब तीनों को अलग अलग एग्जांपल क्यों पढ़ना है? क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में तीनों के बारे में तो समझ लीजिए, वही वाला एग्जांपल क्या होगा यहाँ पे मैं डाल देता हूं, समझ में आ गया? अलग से इसका एग्जांपल क्यों पढ़ना? वियोजन अभिक्रिया वाला तीनों एग्जांपल पढ़े है ना, वही वाला एग्जांपल क्या करना है यहाँ पे? पढ़ा दो, हो गया। लास्ट हम लोग इस चैप्टर का लास्ट कंटेंट है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विकृत गंधिता क्या होता है? विकृत गंधिता, अगर ता नहीं लगा होगा, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? परिभाषा से क्या समझना? गंधिता, विकृत गंधिता। चलो यहाँ पे ध्यान दो, परिभाषा पे ध्यान दो, डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधिता कहलाता है। ध्यान से समझो, हम लोग कभी कभी कहीं ट्रैवल के लिए जाते हैं तो लंच लेकर जाते हैं ना, रोटी भुजिया, एक कचौड़ी भुजिया लेकर जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है उसमें स्मेल आना शुरू हो जाता है, आता है, गंध आना शुरू हो जाता है, वो खाना क्या होता है? खराब हो जाता है। हो सकता है वो खाना ज्यादा तेलीय हो, ज्यादा तेल में देखो खाना ज्यादातर कैसे हो गया सर? वीडियो तो खराब हो गया। सर रोकनी से बोल रहे हैं, सबसे पता होगा हम एक बैग देखे अपने। देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग लंच वगैरह कहीं लेकर जाते हैं ना, तो ज्यादातर तेलिए वाला चीज लेकर जाते हैं, छाना हुआ चीज लेकर जाते हैं। तो छाने वाली चीज में छाना हुआ खाना बहुत जल्दी खराब होता है, जैसे तेल में छाना हुआ खाना। कभी कभी हम लोग लंच लेकर जाते हैं तो उसमें क्या होता है? गंध आना शुरू हो जाता है खराब, और खाना खराब हो जाता है, तो उसी घटना को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। अभी ज्यादा खाना तेलिए वाला होता है, तुम रूखी रोटी लेकर जाओ, लंबा समय तक खराब नहीं होगा, रात भर हो जाएगा। और तेल वाला खाना लेकर तेल वाला भी नहीं होता है खराब ना। तुम दोनों रोटी लेकर जाओ, एक तेल वाला घसा हुआ, मतलब एक तेलन ज्यादा और एक कम तेलन, यानी कि रूखी रोटी, देखना जल्दी खराब दोनों होगा,
लास्ट में, एंड में खराब दोनों होगा, लेकिन सबसे पहले खराब तेल वाला होगा। नहीं, परिभाषा देखो क्या बोल रहा है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनसे वायु के संपर्क यार वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आना चाहिए या नमी के संपर्क में आना चाहिए, खाना तुरंत क्या होगा, वेस्ट होगा। अगर टिफिन में या फिर प्लास्टिक में बंद करके रखेंगे तो खराब तो सभी होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे वायु के संपर्क में आएगा, जो शादी में बनता है दही बारा, उसका तो कबो नहीं खराब होता है। हो जाता ऐसा नहीं है, खराब होता क्या नहीं, वो तो ऑलरेडी हवा 2-3 दिन तक रहता है सर, घर पे बनता है तो नहीं, 2-3 दिन तक नहीं रहता। रहता है। आपको कहने से पूरा खट्टा हो जाता मतलब हम लोग को ये समझना है, बिल्कुल कहते हैं कि क्या समझना है कि वसा युक्त खाना या तेलीय खाना वायु के संपर्क में आने पर उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड गंधता बोलते हैं। समझ में आ गया? तो हम लोग का ये चैप्टर होता है खत्म। अब अगला चैप्टर कौन सा है, अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षारक एवं आज लवण। समझा दीजिए ना वो भी, अभी बहुत टाइम है, आज से सोच हो जाएगा सर। है। ना सच चाहिए